नमस्कार, स्वागत है आपके न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। अहम खबर जयपुर से है। लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद कुएं से पैंथर निकाला गया है। नाहरगढ़ में 10 घंटे चला ये रेस्क्यू ऑपरेशन। बिना ट्रैंकुलाइज किए सुरक्षित बाहर निकाला गया है पैंथर। बीकेआई के पीछे पापड़ के हनुमान मंदिर के पास कुएं में ये पैंथर गिरा था। वन्य जीव चिकित्सक डॉक्टर अशोक तंवर की देखरेख में ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला, तो आखिरकार कुएं से पैंथर को निकाल लिया गया है। लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद कुएं से पैंथर निकाला गया। नाहरगढ़ में 10 घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। बिना ट्रैंकुलाइज किए सुरक्षित बाहर निकाला गया है पैंथर। बीकेआई के पीछे पापड़ के हनुमान मंदिर के पास कुएं में ये पैंथर गिरा था। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। वन्य जीव चिकित्सक डॉक्टर अशोक तंवर की देखरेख में ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला। करीब 10 घंटे तक ये रेस्क्यू किया गया। लगातार कोशिशें जारी रही और आखिरकार सफलता मिली जब 10 घंटे के बाद सुरक्षित इस पैंथर को कुएं से बाहर निकाला गया। नाहरगढ़ में 10 घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला। बिना ट्रैंकुलाइज किए ही सुरक्षित इस पैंथर को बाहर निकाला गया है। और संवाददाता निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल, काफी मशक्कत करनी पड़ी, 10 घंटे का वक्त लगा, लेकिन अच्छी बात कि सुरक्षित इस पैंथर को बाहर निकाल लिया गया। बिल्कुल श्वेता, सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षित भी पैंथर को बाहर निकाल लिया गया और पहली बार ऐसा हुआ है कि उसको पैंथर को ट्रैंकुलाइज नहीं करना पड़ा। एक प्राचीन जो पद्धति है उसमें जाली लटका देते हैं और चूंकि पैंथर पेड़ पे या किसी भी जाली पे अच्छी तरह चढ़ सकता है, उसका फायदा उठाया। रेस्क्यू टीम ने बहुत ही अनुभव दिखाया और पैंथर भी धीरे धीरे जाली से चढ़ करके ऊपर कुएं से बाहर आ गया और वन क्षेत्र में फिर भाग गया। बड़ी बात यह है कि करीब 10 घंटे ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला, क्योंकि देखिए कल शाम 4 बजे के आसपास जब गश्त कर रही थी ट्रैकिंग टीम, तो उनको वहां से दहाड़ने की आवाज आई। उन्होंने देखा तो नीचे पैंथर पड़ा हुआ था, सूखा कुआं, बहुत गहरा कुआं उसके अंदर। उन्होंने इसकी तत्काल सूचना दी। डॉक्टर अशोक तंवर और पूरी जो टीम थी, जगदीश गुप्ता एसीएफ और तमाम लोग अधिकारी वहां मौके पर पहुंचे। बहुत पहले तो ये सोचा भी गया था कि ट्रैंकुलाइज किया जाए, लेकिन ट्रैंकुलाइज इसलिए नहीं किया गया क्योंकि गर्मी का वक्त था और सबने राय ये तय किया गया सबकी आम सहमति से कि इसको जाली के जरिए निकाला जाए। उसके बाद जाली लाई गई, जाली लटकाई। पैंथर को इस बात के लिए खुला छोड़ा गया कि लोगों को दूर कर दिया ताकि वो किसी तरह की सकुचाहट ना हो और वो जाली पे चढ़े और अपने क्षेत्र में, वन क्षेत्र में निकल जाए। तो कल शाम से जो प्रयास चल रहे थे, आज सुबह वो प्रयास रंग लाए और पैंथर जाली पकड़ करके बाहर आ गया और आराम से रेस्क्यू हो गया। लेकिन एक छोटा बड़ी बात है जो इसको हम बताना लगातार कहना चाहते हैं, क्योंकि गर्मी का दौर है और ऐसे में पानी की कमी है वन क्षेत्र में। तो भोजन और पानी की तलाश में जिस तरह से पैंथर आ रहे हैं और फिर सूखे कुएं खुले छोड़ दिए जाते हैं क्षेत्रों में, गाँव में, उसमें कभी गिर जाना, फिर किसी वाहन से टकरा जाना, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो प्रयास ये किए जाने चाहिए वन विभाग को, और कई जगह अच्छे प्रयास हो भी रहे हैं कि जितने भी जो कृत्रिम वाटर होल्स है उनको पानी उनमें भरा जाए और जो प्राकृतिक जल स्रोत सूख गए उनमें भी पानी की अगर सप्लाई कर दी जाए तो वन क्षेत्र से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस तरह के वन्य जीवों को, और इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। श्वेता, चलिए शुक्रिया निर्मल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो बड़ा और लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन ये चला और जिस तरह से निर्मल बता भी रहे थे, पहली बार है कि बिना ट्रैंकुलाइज किए ही कोशिश की गई, जारी रहा कि जिस तरह का ये पूरी प्रक्रिया होती है और सुरक्षित पैंथर को बाहर निकाला गया और उसे जंगल में छोड़ दिया गया। लेकिन एक अच्छी बात है, मशक्कत जरूर करनी पड़ी। यहाँ पर 10 घंटे तक लगातार कोशिशें की जाती रही। वन्य जीव चिकित्सक डॉक्टर अशोक तंवर की देखरेख में ही ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला, जिसमें कामयाबी मिली। एनकाउंटर करने वाली टीम को सम्मान। गहलोत सरकार ने 90 पुलिसकर्मियों को सौगात दी है। 31 लाख रुपए की नकद राशि से उन्हें सम्मानित किया गया है। 17 पुलिस अफसरों को 1-1 लाख रुपए, 13 को 50-50 हजार, 34 पुलिसकर्मियों को 25-25 हजार और 26 को 5100 रुपए का इनाम दिया गया है। 10 पुलिसकर्मियों को विशेष पदोन्नति भी दी जाएगी और किसी भी मुठभेड़ में पुलिसकर्मियों को दी जाने वाली सबसे बड़े ये सम्मान राशि। और एक साथ इतने पुलिसकर्मियों को पहली बार सम्मानित किया गया है। 24 जून 2017 को चूरू के सालासर में आनंदपाल का एनकाउंटर हुआ था और आनंदपाल ने पुलिस पर 100 राउंड गोलियां चलाई थी। जवाबी गोलीबारी में आनंदपाल को भी 6 गोलियां लगी थी। तो एनकाउंटर करने वाली टीम को यहां पर सम्मान दिया गया है। गहलोत सरकार की तरफ से सम्मान दिया गया है, जहां 90 पुलिसकर्मियों को यह सौगात गहलोत सरकार की तरफ से दी गई। 31 लाख रुपए की नकद राशि से इन्हें सम्मानित किया गया। 17 पुलिस अफसरों को 1-1 लाख रुपए, 13 पुलिस अफसरों को 50-50 हजार, 34 पुलिसकर्मियों को 25-25 हजार और 26 को 5100 रुपए का ये इनाम दिया गया है। 10 पुलिसकर्मियों को इनमें से विशेष पदोन्नति भी दी जाएगी और किसी भी मुठभेड़ में पुलिसकर्मियों को दी जाने वाली ये सबसे बड़ी सम्मान राशि है। एक साथ इतने पुलिसकर्मियों को पहली बार सम्मानित किया गया। 24 जून 2017 को चूरू के सालासर में आनंदपाल का एनकाउंटर हुआ था और आनंदपाल ने पुलिस पर 100 राउंड गोलियां चलाई थी। जवाबी गोलीबारी में आनंदपाल को भी 6 गोलियां लगी थी और ये पहली बार है कि जब इतनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को एक साथ सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस आज है और पट्टा वितरण कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। वीसी के माध्यम से शामिल हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत।
और राज्य सरकारों के सभी अधिकारीगण और इस कार्यक्रम में लाखों की संख्या में जुड़े पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधिगण और उपस्थित सज्जनों, प्रतिवर्ष की भांति आज फिर हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। मैं इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ध्यान है पिछले 7 वर्षों में कोई ऐसा अवसर नहीं आया जब प्रधानमंत्री जी ने व्यस्तता के कारण पंचायत प्रतिनिधियों को प्रोत्साहित करने से वंचित किया हो। 24 अप्रैल वर्चुअल रहा हो या मैदान में उसका आयोजन हुआ हो, हमेशा कृपापूर्वक प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम के लिए अपनी स्वीकृति दी और हमेशा पंचायत प्रतिनिधियों की हौसला अफजाई की। मैं इस अवसर पर 31 लाख निर्वाचित पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों की ओर से और आज इस कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्र में भिन्न भिन्न काम करने वाले 5 करोड़ 70 लाख लोग जिन्होंने इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री से रूबरू होने के लिए अपने को रजिस्टर्ड किया है, उन सब की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। महोदय, आपके आशीर्वाद से और आपके कुशल नेतृत्व में हमारे लोकतंत्र की बहुआयामी संस्था पंचायती राज निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। आपकी हमेशा ये अपेक्षा रही कि पंचायती राज संस्थाओं में सुशासन आए, पारदर्शिता आए, पैसे का सदुपयोग हो और लोग अग्रिम परियोजना बनाएं, जिससे कि गांव के विकास को एक दृष्टि के साथ विकसित किया जा सके। जहां तक फंड्स का मामला है तो मुझे अच्छे से ध्यान है, जब 13वां फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन आई थी तो 5 साल में 2.5 लाख पंचायतों को विकास करने के लिए 65,000 करोड़ रुपया मिला करता था। लेकिन जब आपने प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला और 14 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन आई और उसमें फाइनेंस कमीशन ने 2,292 करोड़ रुपया पंचायतों को सीधा दिए जाने की अनुशंसा की थी। मुझे ध्यान है आपके नेतृत्व में इन अनुशंसाओं पर चर्चा जब हो रही थी, मैं भी आपके एक सहभागी के रूप में उसमें सम्मिलित था। बहुत सारे लोगों का विचार था कि इतना पैसा पंचायतों को दिया जाना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन आपने इसलिए अधिकाधिक पैसा पंचायतों को मिलना चाहिए और आपकी इस दूरदृष्टि और दृढ़ संकल्प के कारण 14वें फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के अनुसार 2,292 करोड़ रुपया पंचायतों को मिला। भारत सरकार ने उसे रिलीज किया और उसके कारण पंचायतें निश्चित रूप से आज नए स्वरूप में खड़ी हुई हैं। 15वां फाइनेंस कमीशन आया तो 2,36,000 करोड़ रुपया उन्होंने रिकमेंड किया और 43,000 करोड़ रुपया यह स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पंचायतों को देना स्वीकार किया। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आपके नेतृत्व ने इस बार भी 15वें फाइनेंस कमीशन के अनुसार अब लगभग 2,80,000 करोड़ रुपया इस बार पंचायतों को खर्च करने को मिलेगा और इससे निश्चित रूप से पंचायतों की निश्चित रूप से तस्वीर बदलेगी। आपका लगातार इस बात पर बल रहा है कि पंचायतों में भी डिजिटलाइजेशन बढ़ना चाहिए। मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि पारदर्शिता की दृष्टि से चाहे वो ऑनलाइन ऑडिट का मामला हो, चाहे प्रिया सॉफ्ट पर पंचायतों को जोड़ने का मामला हो
चाहे एमएसएस के थ्रू पंचायतों को जोड़ने का मामला हो, इन सब में भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने राज्यों के साथ मिलकर इस क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की है। और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि 1,52,000 पंचायतों में 41,000 करोड़ रुपए का लेन देन पूरी तरह से डिजिटल हुआ है और ये एक अच्छी शुरुआत है। हम सब इस बात को जानते हैं कि पंचायत में पैसा जाता था, पंचायत में जितना दृष्टि पंचायत की रहती थी उस हिसाब से वो खर्च होता था, लेकिन वो पैसा हमेशा अपर्याप्त रहता था। इसलिए कोई भी एक प्रोजेक्ट पंचायत पूरा कर पाए ये संभव नहीं होता था। इस बार आपके नेतृत्व में ये राशि भी बढ़ी है और एडवांस प्लानिंग पंचायत में हो, इसके जीपीडीपी बनाने का काम भारत सरकार ने राज्यों के साथ मिलकर किया है। और मुझे प्रसन्नता है कि जब ये शुरू किया था तो काफ़ी सहसब अवस्था में था, कई लोग रुचि नहीं ले रहे थे, लेकिन अब मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 2,44,000 ग्राम पंचायतों ने काम पिछले बार भी उन्होंने किया। और इस फाइनेंस कमीशन का जो पैसा है, राज्य फाइनेंस कमीशन का जो पैसा है, केंद्र सरकार की मनरेगा जैसी, प्रधानमंत्री आवास जैसी इन सारी योजनाओं का पैसा ये पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ही रूट होता है। कोरोना भारी, सख्ती जारी। बढ़ते कोरोना मामले देखकर नई गाइडलाइन जारी की गई। 25 अप्रैल से 3 मई तक के लिए बंदिशें और भी बढ़ा दी गई हैं। किराना, फल सब्जी समेत खाद्य पदार्थों की दुकानें 5 घंटे ही खुलेगी। सोमवार से शुक्रवार तक रोज सुबह खुलेंगी। 6 बजे से 11 बजे तक ये दुकानें डेयरी, फल सब्जी, फूल माला और मंडियों को खोले जाने की छूट दी गई है। दूध की दुकान सुबह 6 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक ही खुल सकेंगी। मिठाई की दुकान, बेकरी, रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति अब नहीं रहेगी और सिर्फ होम डिलीवरी की ही यहाँ पर इजाजत रहेगी। सोमवार से एक दूसरे जिले में निजी वाहनों से आवाजाही बंद रहेगी, यानी कि एक जिले से दूसरे जिले में भी निजी वाहन नहीं चल सकेंगे। मेडिकल इमरजेंसी छोड़कर किसी यात्रा की यहां पर अनुमति नहीं होगी। शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक पूर्ण रूप से वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। शादी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे 3 घंटे के लिए और सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुले रहेंगे पेट्रोल पंप। कल सुबह से ही लागू हो जाएगी ये नई गाइडलाइन। तो ये नई गाइडलाइन कल सुबह से जारी होगी, क्योंकि आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि शुरुआती दौर में छूट काफी दी गई थी ताकि किसी तरह की दिक्कतें भी ना हो और इसके पालन भी किया जा सके, लेकिन आंकड़ों में कहीं कोई कमी नजर नहीं आ रही, लगातार बढ़ रहा है। और इसलिए एक बार फिर से बढ़ते मामलों को देखकर ये नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। 25 अप्रैल से 3 मई तक के लिए इन बंदिशों को बढ़ा दिया गया है, यानी कल से ये बंदिशें लागू हो जाएंगी। किराना, फल सब्जी समेत खाद्य पदार्थों की दुकानें 5 घंटे ही अब खुली रहेंगी। सोमवार से शुक्रवार तक रोज सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ही दुकानें ये खुलेंगी। डेयरी, फल सब्जी, फूल माला और मंडियों को खोलने जाने की छूट यहाँ पर रहेगी। इधर दूध की दुकान सुबह 6 बजे से 11 बजे तक और शाम को 5 से 7 बजे तक ही खुल सकेगी। इसके अलावा मिठाई की दुकान, बेकरी, रेस्तरां को खोलने की अनुमति अब नहीं रहेगी, यानी कि बिल्कुल भी नहीं खुल सकेंगे। सिर्फ होम डिलीवरी की ही यहाँ पर इजाजत रहेगी, यानी सिर्फ होम डिलीवरी की जा सकेगी। सोमवार से एक से दूसरे जिलों में निजी वाहनों से भी आवाजाही बंद रहेगी। वहीं मेडिकल इमरजेंसी छोड़कर किसी यात्रा की कोई अनुमति नहीं होगी। शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक पूर्ण रूप से वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। शादी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। इधर 3 घंटे के लिए ही सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। कल सुबह से ही ये नई गाइडलाइन जारी होगी। और कोरोना के बीच राहत की खबर है। जायडस कैडिला की वीराफिन लाई है बड़ी राहत। वीराफिन दवाई को दवा नियामक डीसीजीआई ने आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। जायडस के दावे के अनुसार इस दवा के इस्तेमाल के बाद 7 दिन में 91.15% पीड़ितों की RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तीसरे फेज के ट्रायल में 25 सेंटर्स पर कोरोना मरीजों पर इसका ट्रायल किया जा चुका है और इस इंजेक्शन का सिर्फ एक ही डोज काफी है। मई के अंत तक मिल सकेगी वीराफिन दवाई। तो एक बेहद राहत भरी खबर है, बड़ी खबर है। कोरोना के बीच में जब जायडस कैडिला की वीराफिन बड़ी राहत लेकर आई है। वीराफिन दवाई को यहाँ पर दवा नियामक डीसीजीआई ने आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। जायडस के दावे के अनुसार इस दवा के इस्तेमाल के बाद 7 दिन में 91.15% पीड़ितों की RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आई। तीसरे फेज के ट्रायल में 25 सेंटर्स पर कोरोना मरीजों पर यह ट्रायल भी किया जा चुका है और इस इंजेक्शन का सिर्फ एक ही डोज काफी है। मई के अंत तक मिल सकेगी वीराफिन दवाई।
सुप्रीम कोर्ट में आज बड़े बदलाव का असर राजस्थान के जजों पर। मौजूदा सीजेआई एसए बोबड़े शुक्रवार को रिटायर हुए हैं। जस्टिस एनवी रमन्ना आज अगले सीजेआई की शपथ लेंगे। राजस्थान से वर्तमान में उन्होंने शपथ ली है। इधर बता दें आपको, राजस्थान से वर्तमान में जस्टिस अजय रस्तोगी और दिनेश माहेश्वरी सुप्रीम कोर्ट में जज हैं। सुप्रीम कोर्ट में बदलाव का इन जजों की सीनियरिटी पर तत्काल प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी तत्काल कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अपने रिटायरमेंट से पहले जस्टिस रस्तोगी चौथे नंबर तक, जस्टिस माहेश्वरी छठे नंबर तक के जजों की सूची में शामिल होंगे। हालांकि दोनों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि मई जून 2023 में 1 महीने के अंतराल में ही दोनों रिटायर हो जाएंगे। महामारी के बीच केंद्र का ये बड़ा फैसला है। गरीबों को मई और जून में निःशुल्क अनाज दिया जाएगा और इससे 80 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। गरीबों को आर्थिक तंगी से बचने के लिए ये फैसला लिया गया है। पीडीएस लाभार्थियों को 5 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न मुफ्त मिलेगा। तो ये बेहद अहम फैसला जहां महामारी के बीच केंद्र सरकार ने लिया है। गरीबों को मई और जून में अब निःशुल्क अनाज दिया जाएगा। इससे 80 करोड़ लोगों को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। गरीबों को आर्थिक तंगी से बचने के लिए ये फैसला लिया गया है। पीडीएस लाभार्थियों को 5 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न मुफ्त मिलेगा। कोरोना के खिलाफ जंग में भारतीय सेना का कमाल। अपने यहां संक्रमण दर लगभग 0 पर लाकर समेटा है सेना ने। मात्र 2 माह से कम समय में ये कारनामा कर दिखाया है सेना ने। 14 लाख फौजियों में से 99% फौजियों को टीका लगा दिया है। इनमें से 82% यानी करीब 11,50,000 जवानों को दूसरा टीका भी लगा है। और अब देश सेवा करने वाले पूर्व सैनिकों के लिए भी अस्पताल के दरवाजे खोले गए हैं। पटना में 500, वाराणसी में 750 और अहमदाबाद में 900 बिस्तर का अस्पताल है। तो बेहद अहम कह सकते हैं कारनामा ये सेना ने कर दिखाया है महज 2 महीने के अंदर, जहां अपने यहां संक्रमण दर लगभग 0 पर आकर समेट दिया है सेना ने। मात्र 2 माह से कम समय में ये कारनामा दिखाया है, जिसमें 14 लाख फौजियों में से 99% फौजियों को टीका लगा है। इनमें से 82% यानी करीब 11.5 लाख जवानों को दूसरा टीका भी लगा दिया गया है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जालोर से बड़ी खबर है। कांग्रेस नेता के पुत्र से 3 करोड़ रुपए की वसूली का यह अहम मामला है। फिरौती मामले में बदमाश शांतिलाल पुलिस रिमांड पर। बदमाश के घर की पुलिस ने तलाशी ली है। 2 पिस्टल, 1 मैगजीन, 15 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। चितलवाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। जालोर से बड़ी खबर है। कांग्रेस नेता के पुत्र से 3 करोड़ रुपए की वसूली का यह अहम मामला है। फिरौती मामले में बदमाश शांतिलाल पुलिस रिमांड पर है। बदमाश के घर की पुलिस ने तलाशी ली। इस दौरान 2 पिस्टल, 1 मैगजीन और 15 जिंदा कारतूस इसके घर से बरामद हुए हैं। चितलवाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। तो कांग्रेस नेता के पुत्र से 3 करोड़ रुपए की वसूली का यह बेहद अहम मामला। फिरौती मामले बदमाश शांतिलाल हालांकि पुलिस रिमांड पर है, लेकिन जब इसके घर की तलाशी ली पुलिस ने, तो पुलिस को इसके घर से 2 पिस्टल, 1 मैगजीन और 15 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। चितलवाना पुलिस ने अहम कार्रवाई को अंजाम दिया। अहम मामला है कांग्रेस नेता के पुत्र से 3 करोड़ रुपए की वसूली का मामला। हालांकि बदमाश तो गिरफ्त में है, लेकिन इसके बाद जब बदमाश के घर पर पुलिस ने दबिश दी, 2 पिस्टल, 1 मैगजीन, 15 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। और संवाददाता लूड़ाराम जालोर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लूड़ाराम, अहम कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, पूरी जानकारी चाहेंगे। जिस तरीके से कांग्रेसी नेता के पुत्र को डरा धमका कर बदमाशों ने 3 करोड़ की वसूली की थी। इस प्रकरण में जो 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, उसमें एक बदमाश शांतिलाल है, वो पुलिस रिमांड पर है। और पुलिस रिमांड के दौरान लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। और आरोपी की निशानदेही पर उसके रहवासी जो मकान है वहां पर दबिश दी पुलिस ने। और तलाशी अभियान के दौरान ये जखीरा है, वो हथियार है, वो बरामद किए गए हैं। 2 पिस्टल, 1 मैगजीन, 15 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। और आरोपी से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है और भी कई खुलासे होने की उम्मीद है। मुख्य जो आरोपी है पूरे प्रकरण में पुष्पेंद्र सिंह, वो अभी पुलिस के हाथ में लगा है, जिसको लेकर पुलिस की टीमें जो लगातार अलग अलग जगह पर दबिश देकर मुख्य आरोपी पुष्पेंद्र सिंह की तलाश कर रही है। 3 करोड़ की वसूली में मुख्य आरोपी है पुष्पेंद्र सिंह और 3 आरोपी। बहुत शुक्रिया लूड़ाराम आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इधर बीकानेर से बड़ी खबर है। अब निजी एम्बुलेंस चालकों का प्रदर्शन जारी है। एम्बुलेंस लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और कहा कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही है हमें, मरीजों को कैसे घर से हॉस्पिटल पहुंचाएं।
बीकानेर से बड़ी खबर है। जब अब निजी एम्बुलेंस चालकों ने प्रदर्शन किया, एम्बुलेंस लेकर सीधे कलेक्ट्रेट पहुंचे, उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही है हमें, और जब ऑक्सीजन ही नहीं है तो मरीजों को हम कैसे घर से पहुंचाएं हॉस्पिटल। ये बेहद अहम समस्या है कि सिर्फ एम्बुलेंस होना ही काफी नहीं है, उसमें ऑक्सीजन होना जरूरी है, और जब ऑक्सीजन ही हमें नहीं मिल पा रही है तो हम आखिर मरीजों को कैसे घर से पहुंचाएं हॉस्पिटल तक। एक बड़ी समस्या है और अब इसे लेकर ही निजी एम्बुलेंस चालकों ने प्रदर्शन किया। एम्बुलेंस लेकर वो सीधे कलेक्ट्रेट पहुंच गए और ये बात कही कि ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही हमें। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन बेहद जरूरी है और जिस तरह के पेशेंट है उन्हें जरूरत पड़ती है एम्बुलेंस से जब उन्हें घर से हॉस्पिटल पहुंचाना होता है, लेकिन इस दौरान जब उनके पास ऑक्सीजन है नहीं तो वो कैसे मरीजों को लेकर जाएंगे, और इसी वजह से ये प्रदर्शन निजी एम्बुलेंस चालकों ने किया है। बीकानेर से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। एम्बुलेंस लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए ये सभी एम्बुलेंस चालक। और चलिए हमारे साथ बीकानेर से संवाददाता लक्ष्मण राघव जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। लक्ष्मण, देखिए बड़ी समस्या तो है, लेकिन अब निजी एम्बुलेंस चालकों का भी प्रदर्शन है, ये इनकी बात कहना भी जायज है कि जब ऑक्सीजन ही नहीं है तो मरीजों को कैसे लेकर जाएं। क्या समाधान इसका निकाला जा रहा है, पूरी जानकारी चाहेंगे। लक्ष्मण, आप सुन पा रहे हैं? चलिए वापस लक्ष्मण से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन बीकानेर से बड़ी खबर है। एम्बुलेंस चालक कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, प्रदर्शन इनका जारी है, अपनी बात यहां पर वो रख रहे हैं। कहना यही है कि ऑक्सीजन ही हमें नहीं मिल रही है, एम्बुलेंस होना ही काफी नहीं है, उसमें ऑक्सीजन की बेहद महत्ता होती है, जरूरत होती है, और अगर ऐसे में जब उनके पास ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो मरीजों को आखिर वो घर से हॉस्पिटल तक कैसे लेकर जाएंगे। और इसी के तहत ही ये सभी निजी एम्बुलेंस चालक एकत्रित हुए, इन्होंने प्रदर्शन किया और एम्बुलेंस लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए। बीकानेर से सहयोगी लक्ष्मण एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, निजी एम्बुलेंस चालकों का प्रदर्शन है, कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, क्या वो अभी भी वहां पर मौजूद है, क्या कहना है इनका? तो निजी एम्बुलेंस चालकों का ये प्रदर्शन जारी है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि पुलिस का जाब्ता मौजूद है, उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है, इंतजामों की बात कही जा रही है, लेकिन ये सभी एम्बुलेंस चालक ये देख सकते हैं आप प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं और बात यही कि हमारे पास ऑक्सीजन ही नहीं है तो आखिर मरीजों को हम घर से हॉस्पिटल तक कैसे पहुंचाएं। और चलिए 6 न्यूज ब्लास्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।